तो आज इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि जो ईजीएम हम धीरे धीरे आना चाहते थे उनका इम्पैक्ट आना चाहता था और एक ही झटके में आ गया। वो एक झटके में इसलिए आया क्योंकि सारस मिस्त्री ने 6 कंपनियों से इस्तीफा दे दिया है। आज सुन लेते हैं सारस मिस्त्री ने क्या कहा था। Over the last 5 decades, my family's steadfast support for the Tata Group has been one of guardianship. We have always ensured that we did the right thing for the right reasons, regardless of the consequences. यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो 50 साल से टाटा ग्रुप के साथ खड़े रहे, उनके हर फैसलों के साथ खड़े रहे, एकाएक ऐसा क्या हो गया कि ईजीएम तक बुलानी पड़ गई टाटा सन्स को, उनको एक एक डायरेक्टर से हटाने के लिए। और बल्कि स्थिति यहां तक हो चुकी है कि सारस मिस्त्री ने इकट्ठे ही 6 कंपनी से इस्तीफा दे दिया। और ये 6 कंपनियां ऐसी थी जिनकी भी ईजीएम होनी थी। 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो इंडियन होटल्स की और टाटा स्टील की। लेकिन एक बार पहले सुन लेते हैं इस पूरे विवाद पे। जब 6 कंपनियों के बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दिया है तो सारस मिस्त्री ने आखिर कहा था। उसके बाद पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में जानेंगे कि आज उनमें ट्रेडिंग मूव कैसे मिलने वाले हैं। This has undermined the Tata Sons board, apart from exposing the Tata Group, including the boards of directors of various listed companies, to serious regulatory consequences. Such behavior has adverse implications for the beneficiaries of the Tata Trusts, which are public charitable trusts. In recent weeks, I have brought to the fore various ethical issues and evidence of governance breakdown in the Tata Group at the hands of certain trustees. I have raised the issue of recovery of large sums of money due from one Mr. Sivasankaran to Tata Sons in the September 15th board meeting, securing approval to litigate. Within a few days, Tata Sons receives a legal notice instead, clearly indicating a leak from Tata Sons. The history of questionable dealings between the Tata Group and him is a matter of record, since he proudly flaunts his close personal bond with Mr. Under the interim chairman, Mr. Ratan Tata, a subsequent board meeting of Tata Sons was held on November 17th. With full knowledge of the fraud, further funds were released to AirAsia Limited. Yet, no concrete steps expected of an ethical organization to fix responsibility for the fraud have been taken till date. These are but some live examples. We all are aware of the 2G scam and its unfortunate imprint on the reputation of the Tata Group. Even today, we hear of potential prosecution of those involved from the Tata Group. Bringing to the fore these ethical issues can have a short-term adverse impact on the Tata Group. However, I feel strongly that such short-term pain is necessary for the long-term interests of employees, public shareholders and other stakeholders of the Tata Group. तो ये जो इनफैक्ट कह सकते हैं डिम्पी कि उन्होंने साफ इंडिकेशन दिया है कि इस बैटल को वो एक डिफरेंट लेवल तक लेकर जाएंगे। एयर एशिया का उन्होंने जिक्र किया कि कहा कि उन्होंने एयर एशिया का मसला उठाया, उसके बावजूद भी फंड्स रिलीज किए गए एयर एशिया को। और इतना कह सकते हैं, हालांकि देखना होगा आज स्टॉक्स का रिएक्शन, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो बैटल ग्राउंड है वो शायद अब चेंज हो गया। देखिए, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाटा जिसके लिए जाने जाते थे गुड गवर्नेंस, उसी पे तो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई टाटा सन से नहीं है बल्कि गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने की है, और पर्टिकुलरली इस ग्रुप के साथ जिसके साथ वो 50 साल से जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है 50 साल से अगर आपका परिवार किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका जो इस तरह का जब इम्पैक्ट आता है तो इसी तरह की भाषा भी आती है और इसी तरह से इस्तीफा भी होता है। अरे ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हमको समझ में आई, देखिए ये बात तय था कि ईजीएम में जो फैसला होना है और सारस मिस्त्री को जाना होगा। थोड़ी सी जो मेहनत करनी थी वो सिर्फ टाटा सन्स को करनी थी, टाटा स्टील के मामले में और इंडियन होटल्स के मामले में, लेकिन फैसला सबको पता था कि क्या होने वाला है। अब ये तो पहले ही हो गया, अब शेयर्स पे क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि शेयर्स पे कोई खास ना फर्क पड़ा था ना फर्क पड़ेगा।
शायद जो अनसर्टेनिटी बना हुआ था, आई थिंक इससे शायद वो जो शेयर के और अपसाइड हो सकते थे वो मेरे ख्याल से हुआ नहीं है। अब मेरे ख्याल से विद मिस्त्री रिजाइनिंग फ्रॉम ऑल द टाटा बोर्ड्स, देखिए मेरे ख्याल से द प्रॉब्लम इज ओवर नाउ। यू नो जो ये लोगों ने कोशिश किया था कंट्रोल लेने का टाटा ग्रुप का, आई थिंक वो असफल हो गया। एंड आई थिंक एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज एंड गेम, देयर इज नो मोर प्रॉब्लम एज फार एज द टाटा ग्रुप कंट्रोल इज कंसर्न। तो आई थिंक दैट इज गुड बिकॉज यू कैन गेट बैक टू बिजनेस। और इनके जो कंपनियां हैं जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, वैसे भी आई थिंक एनवायरमेंट इज फेवरिंग देम। तो अभी इनके जो अपसाइड्स पे रेस्ट्रिक्शन थे वो रेस्ट्रिक्शन चले जाएंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक यहाँ से वी विल सी दिस स्टॉक स्टार्ट मूविंग अप वंस अगेन टू हायर लेवल्स। जी, हालांकि आज ये स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि इस डेवलपमेंट को जो तमाम शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स है वो कैसे देख रहे हैं। लेकिन इस पूरी ही डेवलपमेंट पर टाटा सन्स की ओर से भी रिप्लाई आया जिसमें उन्होंने कहा कि साइरस मिस्त्री ने जो भी डिसीजन लिया है वो उन्होंने जानबूझ कर लिया है, एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है उनकी ओर से कहा गया कि उनको मालूम था कि आने वाली ईजीएम्स में डिसीजन क्या होगा उनके पक्ष में नहीं होगा, उनका आउस्टर निश्चित था और इसीलिए उन्होंने एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी के तहत ये रेजिग्नेशंस दिए हैं। लेकिन आज डेफिनेटली ये पूरा ही जो समूह है या फिर जो सभी शेयर्स हैं वो फोकस में रहेंगे ही और ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो रेजिग्नेशन आया है साइरस मिस्त्री की ओर से ये एक इवेंट है इन स्टॉक्स के लिए या फिर एक नॉन इवेंट के तौर पर सामने आएगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट है आज की, उस लिहाज से IFCI और IDBI बैंक पर आपको ध्यान देना भी है। NSE अपने IPO पेपर्स आज फाइल करेगा और इसी की डिटेल्स लेकर सुमित हमारे साथ मौजूद भी हैं। बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। देखिए आज NSE अपने IPO के लिए DRHP दाखिल करने जा रहा है। करीब 10,000 करोड़ रुपए के IPO आने का अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक सब्सटेंशियल फिगर नहीं है, लेकिन हाँ ये एक आकलन है कि 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक फिगर रह सकता है। और अगर इस तरह का हिस्सा रहता है तो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू बैठती है NSE की। दरअसल इससे पहले जो एक स्टेक बेचा गया था जिसमें IFCI ने अपना स्टेक बेचा था जुलाई के दौरान और उसके अलावा SBI ने अपना स्टेक बेचा था करीब 911 करोड़ रुपए के आसपास का 5% स्टेक बेचा था। उस हिसाब से देखिए तो 18,500 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू बैठती है NSE की। लेकिन अब करीब 30 टाइम के प्रीमियम पर, अर्निंग से 30 टाइम के प्रीमियम पर यहाँ पर IPO आने की बातचीत हो रही है। अभी भी IFCI स्टेक होल्ड करता है कंपनी के अंदर करीब 3%, जो कि शायद ऑफलोड कर सकता है इस IPO के जरिए। कुछ मेजर स्टेक होल्डर्स की बात करें जो कंपनी के अंदर से हिस्सा रखते हैं तो उसमें LIC जिसने भी हाल में हिस्सेदारी बढ़ाई है, करीब 2% के आसपास स्टेक बढ़ाया अपना। उसके बाद 12.5% स्टेक LIC का है। SBI का करीब 5% स्टेक है। अपना सौदा बेचने यानी कि अपना कुछ स्टेक बेचने के बाद इनका जो स्टेक बचा है वो करीब 5.19% के आसपास है। गोल्डमैन सैक्स का करीब 5% हिस्सा है। IFCI जो कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के साथ अपना स्टेक रखता है, करीब 3% का स्टेक उनका अभी भी है। और उन्होंने ये बात कही है कि शायद IPO में अपना वो स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई पड़े। टाइगर ग्लोबल फंड का करीब 3% और सिटी ग्रुप का भी करीब 2% स्टेक है। तो ये कुछ ऐसे मेजर शेयर होल्डर जो कि कंपनी के अंदर अभी भी स्टेक, रेजिडुअल स्टेक ओन करते हैं। रही बात वैल्यूएशन फ्रंट की तो करीब 30 के मल्टीपल पे अभी ये IPO आ रहा है। NSE का जो मौजूदा मल्टीपल है 26-27 के मल्टीपल के आसपास का है। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह कंपनी की जो एक्सचेंज की ग्रोथ है उसके हिसाब से FY18 के लिए महज 18 के मल्टीपल पे एक्सचेंज कामकाज कर रहा होगा। MCX जो कि इसका दूसरा पीयर है वो करीब 34 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। हेलेनिक एथेंस यानी एथेंस का जो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है वो करीब 29 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। और CBOE ये एक और मल्टीनेशनल एक्सचेंज है जो कि लिस्टेड है, इसके करीब 28.6 के मल्टीपल पे है। यानी कि मोर और लेस जो ज़्यादातर कंपनीज हैं वो इसी रेंज में ही ट्रेड करते हैं, इसी रेंज के आसपास ही उनका या इसी मल्टीपल के आसपास ही उनमें ट्रेडिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन फ्रंट पे तो महंगा नहीं है IPO। लेकिन हाँ अभी की जो देखने वाली चीज़ होगी वही है कि प्राइस बैंड क्या आता है और कौन सी कंपनी अपना कितना स्टेक ऑफलोड करती है। IFCI केस में क्योंकि उन्होंने अपना 3% स्टेक ऑफलोड करने की बात की और शायद इसीलिए पिछले करीब एक हफ्ते के दौरान शेयर में करीब 20% के आसपास उछाल आ चुका है। साइटिंग दिस थिंग कि शायद IFCI जो है एक अच्छे प्रीमियम के दाम पर अपना शेयर जो है वो ऑफलोड करता हुआ दिखाई पड़े। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी होगी। लेकिन हाँ फोकस में SBI होगा, IFCI होगा, IDBI होगा जिनका इस कंपनी के अंदर स्टेक है और शायद इसकी वजह से एक अच्छा प्रीमियम उनको मिले। इस उम्मीद के चलते कुछ तेज़ी देखने को भी मिले इन शेयरों में। ठीक है, IFCI असल में पहले अपना 2% हिस्सा बेच चुका है, उसके पास भी 5% की होल्डिंग थी, लेकिन जो 2% हिस्सा बेचा वो 400 करोड़ से भी कम था। अगर 40 करोड़ रुपया वैल्यू NSE की लगा ली जाए तो 1% करीब 400 करोड़ रुपया बनता है।
3% रखता है। जो पहले 2% हिस्सा बेचा था वो 400 करोड़ में, लेकिन आज जो 3% हिस्सा है वो 1200 करोड़ में है। ये जो वैल्यूएशन का फर्क दिखाना IFCI पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। शायद इसलिए IFCI पूरा दम लगा रहा है इस खबर को भुनाने में और अपने प्राइसिंग में अपलिफ्ट होने में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। IFCI के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फटाफट से पहले ब्रोकरेज का व्यू भी ले लेते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं कि आज इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस में क्या अपडेट्स हैं, बताएं संदीप। शुक्रिया डीपी। सबसे पहले कोल इंडिया पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, उन्होंने कवरेज शुरू करी है, बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है। 360 का टारगेट दे रहे हैं, 25% का अपसाइड है। यहाँ से उनका कहना है पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म कर रही है सरकार, उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी दरअसल कोल इंडिया ही होगी। और वैसे भी उनकी जो पूरी कवरेज लिस्ट है इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक ही है, तो उस लिहाज से कवरेज शुरू करी है बाय के साथ। अगला जो कॉल है वो मॉर्गन स्टैनली का आया है, भारत फाइनेंशियल पर ओवरवेट रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दे रहे हैं 1125 रुपये का। उनका कहना है कि कलेक्शन में सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यूपी और महाराष्ट्र में जो कलेक्शंस हैं वो देखना होगा किस तरह से देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ, उनका ये भरोसा है कि मध्यम अवधि में ये कंपनी अपनी जो मजबूत ग्रोथ है उसे बरकरार रख पाएगी। यूबीएस का कॉल आया है, ग्लेनमार्क फार्मा पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, 960 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। उनका कहना है कि इन्होंने जीटीए का जेनरिक वर्जन लॉन्च किया, जिस वजह से 2 से 3 तिमाही तक जो कैश जनरेशन है वो मजबूत रहेगा। लेकिन हाँ, इनका जो स्पेशलिटी और इनोवेशन कारोबार पर फोकस बढ़ रहा है वो इनकी पहले की रणनीति के मुताबिक है, जिस वजह से उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस अब भी बरकरार रखा है। नमूरा का एक कॉल आया है, एनटीपीसी पे उन्होंने निवेश की सलाह बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, 175 से बढ़ाकर 200 रुपये किया है। उनका कहना है कि 3 साल में जो जनरेशन है इस कंपनी की, उसमें करीब 33% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। और पाकरी बरवादी जो माइन है वो शुरू होना इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो कल जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी एनटीपीसी पे, उन्होंने निवेश की सलाह बरकरार रखते हुए 195 रुपये का टारगेट दिया था। और यही जो माइन है इसी को वो हाईलाइट कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना था कि इस माइन से जो रिटर्न्स आने वाले हैं, जो शुरू होने वाला है प्रोडक्शन, वो दरअसल इस शेयर में डिस्काउंटेड नहीं है। तो उस लिहाज से एनटीपीसी पर जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हो रही है। इनफैक्ट आज अगर आप देखें, नमूरा ने अपना जो टारगेट प्राइस है 175 से बढ़ाकर 200 रुपये किया है। जी, शुक्रिया आपका संदीप ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। हरी, इसमें भारत फाइनेंशियल पर आपके कमेंट लेना चाहेंगे। 600 के स्तर पर यह स्टॉक पहुंच चुका है, यहाँ से और करेक्ट हो सकता है या फिर इस हाल ही की करेक्शन को यूज करना चाहिए किसी भी लॉन्ग ट्रेड के लिए, जैसे कि मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा है और 1125 के टारगेट्स भी दिए हैं? नहीं, वैसे मेरे ख्याल से दीपाली, भारत फाइनेंशियल कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट अमंग द एमएफआईज, और इनका जो स्प्रेड है, जो नेटवर्क है और जो एबिलिटी टू मैनेज एनपीएस है, ये शायद सबसे बेहतरीन है। तो डेफिनेटली मुझे तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये 950 से लगभग 600 तक करेक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, और मैं मानता हूँ कि करेक्शन इज डेफिनेटली ओवरडन। तो मैं डेफिनेटली ये ब्रोकरेज से सहमत हूँ कि इट्स अ गुड बाय एट दीज प्राइसेस। क्या आपको लो प्राइसेस मिल सकते हैं? शायद आपको 40-50 रुपये नीचे मिल सकते हैं, पर आपका अप्रोच ये रहना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल योर मनी इन वन शॉट, आप एक फेस्ड अप्रोच लीजिए। अभी थोड़ा खरीदिए, नीचे आगे तो और खरीदिए, तो एक स्टैगर करके खरीदेंगे तो आई थिंक यू विल गेट द बेस्ट प्राइस, बट डेफिनेटली इट्स अ गुड लेवल टू बाय। ठीक है, लेकिन ब्रजेश, मेरे को अगर IFCI में ट्रेडिंग करनी हो या फिर 1-2 दिन के हिसाब से कोई पोजिशनल ट्रेड लेना हो, एक स्टॉप लॉस और टारगेट मेरे को आप बताएंगे? देखिए, IFCI के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट स्टॉक में लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 25, 25.5 के आसपास से जो ब्रेकआउट देखने को मिला था, अभी भी वो बरकरार ही है। अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की अगर आप बात करना चाहते हैं तो 26 रुपया 90 पैसे के आसपास में आता है। लेकिन अगर अपसाइड की बात करते हैं तो 28 रुपया 40 पैसे से 28 रुपया 65 पैसे का जो दायरा है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। एनी क्लोजिंग अबव 28 रुपये 65 पैसा स्टॉक में एक मोमेंटम पकड़ेगा, और जो कि स्टॉक को 29 रुपया 30 पैसे से 29 रुपया 60 पैसे तक लेके जा सकता है। तो अभी फिलहाल अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि थोड़ा एक बार नीचे आ जाए, 27 रुपये 50 पैसे के आसपास में मिलता है तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं 26 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लेके। और पार्शियल प्रॉफिट के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया 28 रुपये 40 पैसे से 28 रुपये 65 पैसे के लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा, वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लिए, और एक बार अगर वो निकलता है तो वहां से आप दोबारा फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 29 रुपये 50 या 55 पैसे के लिए।